नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर और उत्तराखंड एलटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अलग अलग बैचेस में अलग अलग बैचेस के लिए अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेस चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस अगर जो लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी सफलता में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो इस बात को आप समझ पाते हैं कि भाई प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहा है, और जहां पे प्रश्न गलत हो रहा है उसको सुधार करके फिर आप जब अपना अगला टेस्ट देंगे तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और आपको ये भी बात समझ में आएगी कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और करंट की भी क्लासेस दोस्तों मेरे द्वारा आपको कवर कराई जा रही है। अगर जो इस कंटेंट को ठीक तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होने वाली है। इट मींस एक बार एडमिशन आप लेते हैं तो जब भी आप इस वाले बैच में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होगा तो उस बैच में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी, नया बैच प्रारंभ होगा, तो उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से 1 रुपए भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर जो बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन की जो फीस है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ 2000 रुपए है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन की फीस 2000 रुपए है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से प्रयोग करके आप इस नंबर पे अपनी फीस पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे अलग अलग बैच हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए नया बैच स्टार्ट है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSS सबके लिए अलग अलग बैच है। और अलग अलग बैच में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ करवाए जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जो अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, ठीक है। 3.0 और 3.4 के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मध्य प्रदेश में सेट के लिए, एमपी में सेट के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है और झारखंड में जेट के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। और निश्चित तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहे और YouTube पे प्रैक्टिस करते रहे तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सीमांत फर्म क्या होता है, ठीक है। एक फर्म सीमांत फर्म कब कही जाएगी? फर्में क्या होती हैं आप सभी लोग को पता ही होगा। तो एक फर्म जो होती है उसे सीमांत फर्म हम कब बोलेंगे? तो जितने लोग भी, एक सेकेंड में थोड़ा सा आपके कमेंट को भी ओपन कर लो। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं सभी लोग। तो देखिए, सीमांत फर्म ऐसी फर्में होती है जो अन्य सभी फर्मों से कम लाभ प्राप्त करती है। मतलब इसका जो ये जो लाभ प्राप्त करती है वो उद्योग में अन्य फर्मों के मुकाबले कम लाभ प्राप्त करती है
और ये फर्म इस उम्मीद में बनी रहती है उद्योग के अंतर्गत कि जब हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होगी तो हम अपने लाभ को कमाएंगे, लेकिन अभी वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कीमत एक फर्म जो सीमांत फर्म है वो कीमत में वृद्धि के लिए सोचेगा, लेकिन अगर जो किसी कारणवश वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाएगी तो अब वो उद्योग में सरवाइव नहीं कर पाएगा, अर्थात उद्योग में वो रह करके उत्पादन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लागत जो होगी, उत्पादन लागत अगर जो 10 रुपए की है और कीमत और बढ़ गई, कीमत कम हो गई, उत्पादन लागत पहली अवस्था में क्या थी 10 रुपया थी और ये 11 रुपए में बेच रहा था, मतलब 1 रुपए का लाभ कमा रहा था या 10 रुपए में बेच रहा था इस उम्मीद पे कि चलिए भैया भविष्य में हमको लाभ होगा। लेकिन फिर भी अब इसकी उत्पादन लागत 10 रुपए की है, लेकिन अब वस्तु की कीमत अगर जो 9 रुपए हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो कहेगा भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, टाटा बाय बाय। तो एक सीमांत फर्म ऐसी फर्में होती हैं जो मूल्य गिरने पर सबसे पहले उद्योग छोड़ करके भाग जाएंगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है केवल। बेहतरीन सा प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है केवल। अब आपको याद आना चाहिए कि सर जी बताए तो हैं आप बहुत बार कि जो फर्में होती हैं, अगर जो फर्म के पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, हमेशा ही क्या करती है, सामान्य लाभ कमाती है, हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अल्पकाल में अपने उत्पादन को परिवर्तित नहीं कर सकती है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते हैं। दीर्घ काल में उत्पादन के साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। एक फर्म के पास अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर दे, लेकिन दीर्घकाल में वो कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पूछ रहा है कि किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन कब होगा। तो भैया एक फर्म अल्पकाल में संतुलन केवल और केवल आर्थिक स्तर पर ही रहेगा। एक फर्म का अल्पकाल में संतुलन उस फर्म की आर्थिक स्तर पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो अल्पकाल में वो जैसा है उसी के आधार पे संतुलन निर्धारित होगा। अल्पकाल में वो उत्पादन के साधनों में वृद्धि नहीं कर सकता है। फिर आपको याद आना चाहिए कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। बाजार में समरूप वस्तुओं का उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक फर्में होती हैं वो कीमत ग्राही होती हैं, क्योंकि वो कीमतों को निर्धारित नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग व आपूर्ति की शक्तियों के आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां पर एकाधिकारी मतलब कोई एक एकाधिकारी है, मतलब अकेला उत्पादक है, ठीक है, अकेला उत्पादक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं और इसका आप अकेला विक्रेता हैं, यानी अकेला उत्पादक हैं या अकेला विक्रेता हैं। तो आप किस बाजार में अपनी वस्तु को बेचने का प्रयास करेंगे, किस बाजार में अपने वस्तु को बेचने का प्रयास करेंगे। तो भैया एकाधिकारी का फंडा यही होता है कि वो कम समय में अधिकतम कीमत पर वस्तु को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु को बेचना चाहेगा जहां पर मांग की लोच उसकी क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। अर्थात वो एक एकाधिकारी अपने वस्तुओं को उस बाजार में बेचेगा जिस बाजार में उसकी मांग जो होगी, उस वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उस वस्तु की पूर्ति कम होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तभी जाकर के उसे क्या प्राप्त होगा, तभी जाकर के उसे अधिकतम कीमत प्राप्त होगा, और जब अधिकतम कीमत प्राप्त होगा तो उसे अधिकतम लाभ मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, खूबसूरत सा है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। फरीन फातिमा जी, अभी चौधरी जी, ज्योति चौरसिया जी, अभिषेक जी, वृष्टि जी, तस्नीम खान जी, मीनू यादव जी, ब्यूटी जी, अरुधत्ती देवी जी, ठीक है, रश्मि तिवारी जी,
सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बहुत सी फर्में जो निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वो क्या बनाती हैं। अब ये बात मैं आपको बोलूंगा और आप बहुत आराम से इस बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार की बात कर रहा है, ठीक है। निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहा है, ठीक है। और एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में अंतर क्या होता है, तो एकाधिकार बाजार का मतलब ये होता है, इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अकेला विक्रेता होगा, किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होगा, अकेला विक्रेता। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे जो है क्या है, भारतीय रेलवे एकमात्र टिकट का विक्रेता है, जिसको मन चाहे वही रेलवे का टिकट नहीं बेच सकता है। तो एकाधिकार बाजार का उदाहरण क्या है, भारतीय रेलवे है। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार जो होता है वो एकाधिकार बाजार से अलग होता है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत निकट प्रतिस्थापित वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निकट प्रतिस्थापित वस्तुओं का उदाहरण मतलब क्या, निकट प्रतिस्थापित वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक फर्में बहुत सारी होती हैं, उत्पादक बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई भी उत्पादक एक दूसरे से समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, निकट प्रतिस्थापित वस्तुओं का उत्पादन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब आपने ट्रेन में यात्रा किया होगा, जब आपने बस में यात्रा किया होगा, तो एक व्यक्ति आता है और अपने हाथ में 10 प्रकार का पावर बैंक लिया होता है, और सारे पावर बैंक जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे वो पावर बैंक अलग होते हैं। तो सभी उत्पादक तो पावर बैंक का ही उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वो निकट प्रतिस्थापित है, पूर्ण रूप से वस्तुएं समरूप नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की स्थिति हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार अलग होता है और एकाधिकार बाजार अलग होता है। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत अकेला विक्रेता होता है और एकाधिकृत बाजार के अंतर्गत बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, निकट प्रतिस्थापित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया। खूबसूरत सा प्रश्न है। प्रतिनिधि फर्म कौन सा फर्म होती है, प्रतिनिधि फर्म किसे बोलते हैं। तो प्रतिनिधि फर्म होने के लिए शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है, तो पहली शर्त तो ये होती है कि वो फर्म क्या हो। पहली शर्त क्या होती है, एक प्रतिनिधि फर्म के लिए शर्तें होती हैं, और शर्त में पहली शर्त क्या होती है कि फर्म जो है वो पुरानी हो। फर्म क्या हो, पुरानी हो, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी हो, विश्वसनीय हो, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। फर्म जो है वो क्या है, लोगों का विश्वास हो इस पर, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम बात करें तो फर्में जो हैं वो प्रबंध कुशल हो, ठीक है, प्रबंध कुशल हो। और सबसे जरूरी बात जो होती है तो वो होती है बाजार के बड़े भाग पर इनका अधिकार होता है। बाजार के बड़े भाग पर क्या होता है, बड़े भाग पर इनका क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, तो देखिए ऐसे समझिए कि जैसे अब ये कोई इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उदाहरण नहीं दिया गया है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे कि अगर जो बिस्किट उद्योग की बात किया जाए तो बिस्किट उद्योग में जो प्रतिनिधि फर्म है वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है दोस्तों पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी हो सकता है। क्यों हो सकता है पार्ले जी, पार्ले जी इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बहुत पुरानी है, ठीक है। पार्ले जी कंपनी जो है बिस्किट की, ये बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोगों के लिए ये विश्वसनीय है। लोग कहते हैं चलो भाई कोई भी बिस्किट नहीं मार्केट में मिलेगा तो पार्ले जी खरीद लेना।
उसके बाद ये जो पार्ले जी है ये कुशल प्रबंधक भी है, क्योंकि ये बहुत सालों से बाजार में टिका हुआ है और ये बाजार के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य भी स्थापित किया हुआ है। बहुत सारे लोगों के मध्य ये क्या है, विश्वसनीय भी है। तो जितने लोग भी मार्शल बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है? एक फर्म संतुलन की स्थिति में कब होगी? ये प्रश्न बार बार आप रिवाइज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि गलतियां बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। एक फर्म जो होती है उसके संतुलन की शर्त क्या होती है? अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको मैं बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से ये बात मैंने आपको बताया था। तो इजी सी बात है। एक बात तो आप जानते ही होंगे कि एआर जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा एमआर के बराबर होगा। एआर जो होगा वो किसके एमआर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक सेकेंड, नहीं, एआर के बराबर, एमआर जो होगा एमसी के बराबर होगा। एक सेकेंड, एमआर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एमसी के बराबर होगा। और जो एमसी वक्र होगा ना वो क्या करेगा? वो नीचे से काटेगा। तो ये वाली जो बिंदु होती है, ये जो एमसी वक्र होता है, ये क्या करता है? नीचे से काटता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया भैया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी एमआर इज इक्वल टू एमसी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एडमिशन से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर आ रहा है, जो नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दे रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप अपनी समस्या मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं। ठीक है, आपका सहायता किया जाएगा। हालांकि 100% आप चाहें कि फ्री क्लास ज्वाइन कर पाएं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुझे भी जीएसटी देना पड़ता है, मुझे भी एप्लीकेशन का चार्ज देना पड़ता है। मेरे मतलब क्लास को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे खर्च मुझे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर जो आपको लगता है कि आर्थिक कमजोरी के कारण आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार मुझसे बात जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इस बात की उम्मीद न करिएगा कि 100% फीस आपकी फ्री हो जाएगी। फ्री में 100% नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। और ये बात केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सबके लिए नहीं है। हालांकि मैं फीस 2,000 रखा हूं और 2,000 फीस अगर जो है तो इसमें इतनी सारी चीजें दी जा रही हैं आपको। और कम से कम इकोनॉमिक्स की मैं 200 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, 160 क्लास में प्रोवाइड कराता हूं केवल और केवल सब्जेक्ट का, और लगभग 20 क्लास जो होता है वो करेंट का होता है और 20 क्लास जो होता है वो प्रैक्टिस का होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, नोट्स दी जा रही हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। तो अगर जो आप ऐसे देखेंगे तो एक क्लास की कीमत 10 रुपए भी नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, फीस ऑलरेडी बहुत कम है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग ये बोल रहे हैं कि गैर प्रतियोगी समूह का अभिप्राय क्या होता है? गैर प्रतियोगी समूह का अभिप्राय क्या होता है? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। ये होगा ना कि विभिन्न श्रम समूहों में पूर्ण गतिशीलता होगी। और गैर प्रतियोगी समूह कहाँ पे देखने को मिलता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे कोई भी फर्म या कोई भी मजदूरों का समूह किसी भी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन पे वो नहीं चलते हैं। ठीक है, तो गैर प्रतियोगी समूह मतलब जो श्रमिक हैं उनके समूहों में कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी श्रमिक कहीं पर जाकर के आसानी से कार्य कर सकता है। सभी श्रमिक सामूहिक रूप से मिलकर के वो क्या कर रहे हैं कि कोई योजना नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे एक जगह से दूसरी जगह जाके श्रमिक क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। तो विभिन्न श्रम समूहों में क्या होती है? पूर्ण गतिशीलता होती है। जैसे भारत के लोग देखते हैं आप लोग कि भारत के लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, भारत के लोग कनाडा जाते हैं कि नहीं जाते? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सामान्य लाभ को परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य लाभ को कैसे परिभाषित कर सकते हैं सर?
सामान्य लाभ कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे सर जी सामान्य लाभ वैसे तो अमूमन देखा जाए साधारण भाषा में तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म जो होती है वो क्या करती है? हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाती है। तो क्या उत्तर आ रहा है? अब जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं ना, सभी लोग इसीलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि आप धैर्य से नहीं पढ़ रहे। आपको धैर्य बना करके सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, और ये बात बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो सामान्य लाभ का मतलब ये होता है कि एक फर्म ऐसे लाभ कमाए, देखिए लाभ जो एक फर्म को वर्तमान व्यवसाय में रहने के लिए प्रोत्साहित करे। मतलब सामान्य लाभ का मतलब ये होता है कि एक फर्म कम से कम इतना लाभ कमाए कि वो व्यवसाय में रहने के लिए प्रोत्साहित हो। नहीं बहुत ज्यादा लाभ हो, नहीं 10 रुपए का लाभ हो, तो कम से कम 1 रुपए 2 रुपए का तो लाभ हो। तो ऐसी स्थिति में सामान्य लाभ जो होता है वो ऐसा लाभ है जो किसी फर्म को उद्योग में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप देखते हैं कि फर्में हमेशा ही क्या करती हैं? सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं दीर्घकाल के अंतर्गत। लेकिन अल्पकाल के अंतर्गत फर्में सामान्य लाभ कमा भी सकती हैं, उन्हें हानि भी हो सकता है और वो अप्रत्याशित लाभ भी कमा सकती हैं। तो अल्पकाल के अंतर्गत तीनों शर्तें हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल के अंतर्गत हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। रिकार्डो के अनुसार लगान क्या होता है? अब रिकार्डो साहब आपको याद आ गए। रिकार्डो साहब अगर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो रिकार्डो साहब क्या बोलते हैं भैया? रिकार्डो साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि देखिए भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना ही लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी, जो भूमि अधिक उर्वरक होगी वो अधिक लगान देगी। इसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि सीमांत भूमि की बात की, तो सीमांत भूमि से उन्होंने आशय क्या बताया? तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो क्या होती है? उर्वरक नहीं होती है, अर्थात ये लगान नहीं देती है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? अधिसीमांत भूमि के रूप में उन्होंने क्या बताया था कि अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है, अर्थात ये भूमि जो होता है वो उर्वरक होता है। कौन सी भूमि? सीमांत भूमि का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे बंजर है, ठीक है, बंजर भूमि होती है ना, कंकड़ीली भूमि होती है ना, जिसपे आप कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो रिकार्डो साहब ने बोला कि देखिए भैया भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और भूमि अपने उर्वरा शक्ति के आधार पर लगान देती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होगा ज्यादा लगान देगा, जो भूमि कम उर्वरक होगा वो कम लगान देगा। अर्थात जो भूमि उर्वरक नहीं है वो लगान नहीं देगा और जो भूमि उर्वरक है वो लगान देगा। अर्थात अधिसीमांत भूमि जो होता है ये उर्वरक होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आधिक्य होता है, ना कि ये लागत होती है। तो लगान कोई लागत नहीं होती है, ये आधिक्य होती है। किसका आधिक्य होता है? तो रिकार्डो साहब बोलते हैं ना कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले ही लगान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। प्रभा कुमारी जी, रश्मि तिवारी जी, रितु चौहान जी, सपना सिंह जी, फरीन फातिमा जी, मौसम कुमारी जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, तेजी से उत्तर आ रहा है, इस वजह से सभी लोग का कमेंट पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए सेशन को। सी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? सी बोल रहे हैं क्या कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? आराम से, गलती नहीं होना चाहिए। इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है कि नहीं है? बहुत बच्चों वाली बात है कि नहीं है ना? तो देखिए यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उस साधन की मांग में भी वृद्धि हो रही है
और जब मांग में वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। यदि किसी उत्पादन के साधनों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, इसका सीधा सीधी मतलब यही हो जाएगा कि उसकी मांग बढ़ रही है, और जब उसकी मांग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जब मांग बढ़ती है तो कीमतों में वृद्धि देखने को मिल ही जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान होता है। आज देखिए रिकार्डो से बहुत सारे प्रश्न आएंगे लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लगान क्या होता है? लगान भूमि का उपज का वह भाग होता है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रतिफल के रूप में मिलता है। तो जो लगान होता है, रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है, इनके अनुसार जो लगान होगा वो क्या होगा? कीमत के द्वारा निर्धारित होगा। अर्थात जब वस्तु के कीमत के द्वारा निर्धारित होगा, इट मींस की क्या होगा कि अगर जो भूमि की उर्वरा शक्ति ज्यादा है तो ज्यादा लगान प्राप्त होगा, कम है तो कम लगान प्राप्त होगा। अभी आपने देख ही लिया कि उन्होंने सीमांत भूमि किसे बोला, अधिसीमांत भूमि किसे बोला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान में पर क्या असर पड़ेगा। चलिए भाई, और क्लास को रोज पढ़ा करिए, क्लास रोज किया करिए, किसी भी स्थिति में क्लास रोज किया करिए, है ना। जिस दिन मेहनत जब आप कर लेंगे ना तो एक ही दिन होगा जिसमें आपकी नौकरी लगेगी और जिंदगी बदल जाएगा। उसी दिन का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए और तब तक बिना किसी रोक टोक के मेहनत करते रहिए। एक दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, है ना, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आराम से धैर्य बना करके समाज को थोड़ा सा कम महत्व देते हुए, इधर उधर की बातों को थोड़ा कम महत्व देते हुए अपने ऊपर फोकस करिए और उस दिन का इंतजार करिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है अपने पक्ष में, और मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पे दोस्तों सफलता मिल जाएगी, और सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि अगर जो आप अपने पूरे बल से अगर जो आपने मेहनत किया है तो आपको कोई असफल नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या उत्तर आ रहा है भाई कि रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों वाली बात आ गई ना, यही तो हमने बताया कि भैया भूमि की उर्वरकता शक्ति जितना ऊंचा होगा उतना ही लगान ज्यादा मिलेगा। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होगा वो ज्यादा लगान देगा, जो भूमि कम उर्वरक होगा वो कम लगान देगा। अर्थात उपज की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब कि उस भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ रहा है, तो जब उर्वरक हो रहा है तो भैया लगान ज्यादा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था। खूबसूरत सा प्रश्न है कि मजदूरी के जीवन निर्वाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं जैक्स। पूरा नाम बताइए, केवल जैक्स बता रहे हैं, पूरा नाम बताइए इनका और कब ये दिए थे और ये किस प्रकार के अर्थशास्त्री थे। चलिए कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैक्स टाटनाट के द्वारा जीवन निर्वाह सिद्धांत दिया गया था, जैक्स टाटनाट के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि एक मजदूर को मजदूरी इतना दीजिए कि वो अपना जीवन निर्वहन कर पाए। अर्थात जीवन निर्वहन का मतलब क्या होता है कि वो रोटी की व्यवस्था कर पाए, रोटी कपड़ा
और मकान की व्यवस्था कर पाए। ठीक है, मतलब वो खाने की व्यवस्था कर पाए, पहनने की व्यवस्था कर पाए और रहने की व्यवस्था कर पाए। तो जैक स्टार्टनाट ने बोला कि मजदूरी जो है, एक मजदूर को उतना दीजिए जिससे वो अपना जीवन निर्वहन कर सके, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करे। तो सर्वप्रथम ये जैक स्टार्टनाट जो है ना, ये प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों में आते हैं। ये किस अर्थशास्त्रियों में आते हैं? तो ये प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों में आते हैं। और इन्होंने दोस्तों 19वीं शताब्दी में ये बात कही थी, 19वीं शताब्दी में ये बात कही थी। लेकिन बाद में चल करके इस सिद्धांत को जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो जाता है एडम स्मिथ साहब को। ठीक है, एडम स्मिथ साहब को। तो याद रखिएगा कि मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत किसने दिया था? तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत सर्वप्रथम जैक स्टार्टनाट के द्वारा दिया गया था। और ये मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या है कि एक मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी दिया जाए कि वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ये बात 19वीं शताब्दी में जैक स्टार्टनाट ने कही थी। लेकिन इस सिद्धांत को जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों एडम स्मिथ साहब को। ठीक है, बाद में इसकी माल्थस भी बात करते हैं, डेविड रिकार्डो भी इसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या उत्तर आ रहा है कि मजदूरी प्रस्तावना वक्र क्या व्यक्त करता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की आपकी दूसरी क्लास चल रही है, जहां इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे इकोनॉमिक्स के कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको वहां पे कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वहां पे लाइव क्लास होगी, इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, ताकि आप अपने समय के अनुसार कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि नोट्स के माध्यम से एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके सफलता में। टेस्ट सीरीज दीजिए, इस बात को समझिए कि गलती कहां पे हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में गलती हो रही है, मुद्रा एवं बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सांख्यिकी, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, कहां पे गलती हो रही है। जहां पे भी गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और करंट भी आपका कवर कराया जा रहा है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बैचेज चल रही है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है। मतलब इकोनॉमिक्स के सारे बैचेज अलग अलग हैं और हर बैच उपलब्ध है। एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन ओपन है दोस्तों। लाइफ टाइम की वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर जो कहीं से भी कोई नई वैकेंसी आती है तो जब भी उसके लिए नया बैच स्टार्ट होगा तो उस बैच में भी आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है? मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है। तो देखिए मजदूरी प्रस्तावना वक्र क्या व्यक्त करता है। तो देखिए एक बार अगर जो आप कोई किताब देख रहे होंगे तो वहां पे ये अलग अलग उत्तर दिया गया है। आयोग के द्वारा शायद एक बार ये उत्तर गलत मान लिया गया था, लेकिन अगर जो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे तो जो मजदूरी प्रस्तावना वक्र होता है वो क्या करता है कि काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी क्या है, मतलब जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए प्रस्तावित मजदूरी क्या है, मतलब आप कितना मांग कर रहे हैं। उसके बाद काम और आराम के बीच का संयोग क्या है, मतलब आप कहेंगे ना कि हम 8 घंटे की नौकरी करेंगे कि 6 घंटे की नौकरी करेंगे कि हम 12 घंटे की नौकरी करेंगे, और प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टेस्ट की फीस 400 है। अगर जो आप केवल टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 400 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, यदि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी ना तो उसका मजदूरी स्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा भाई?
ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं सभी लोग। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर पे क्या असर पड़ेगा। तो मजदूरी स्तर पे असर ये पड़ेगा कि मजदूरी स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया एक श्रमिक है जब ज्यादा उत्पादन कर रहा है तो सोचेगा ना कि कंपनी तो हमसे उत्पादन करा करके 1 लाख रुपए कमा रही है, हमको 10 रुपया दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि श्रमिक वो डिमांड करेगा कि भैया हम उत्पादकता को बढ़ाए हैं तो हमारी मजदूरी भी बढ़ाइए, और इसकी बात सुनी भी जाएगी। और जो उद्योगपति होगा वो कहेगा ठीक है भैया आपकी मजदूरी स्तर हम बढ़ा देंगे। इट मीन्स कि जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है और मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किसने दिया था, इस बात को कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जिंदगी में कि आप जिंदगी में कुछ कर पाएं, तो उसको जरूर दोस्तों आप अपनाइए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, खास करके लड़कियों को ऐसा लगता है कि भैया ठीक है देखा जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा कि कहीं शादी विवाह हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए कितने भी पैसे वाले घर में अगर जो शादी विवाह हो जाएगा ना, फिर भी आप अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो स्वतंत्रता नहीं होगी कि रोज ईच एंड एवरी डे आप बाहर जाएं, मेहनत करें, काम करें और पैसा कमाएं। बहुत ज्यादा पैसा आपके घर में हो ही जाएगा तो क्या होगा, घर में बैठे रहेंगे, फ्लिपकार्ट से सामान मंगा लेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 दिन घूमने चले जाएंगे, लेकिन रोज की स्वतंत्रता तो नहीं मिलेगी ना। तो कभी भी इस वहम में मत रहिएगा कि पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो कहीं अच्छी जगह पे शादी कर देंगे तो हम बड़े आराम से राजा के जैसे जीवन व्यतीत करेंगे। जिंदगी में अगर जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप सम्मान के साथ खुद अर्निंग कर पाएं, खुद पैसा कमा पाएं और खुद स्वाभिमान के साथ जीवन को जी पाएं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जरूर मेहनत करिए, प्रयास करिए, नहीं तो आगे आने वाली जिंदगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन 24 घंटा घर में पड़े रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं, पारिवारिक कलह क्रिएट करते हैं, है ना। तो आपको अगर जो मिली अपॉर्चुनिटी तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, तो मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था सर, कमेंट करके बताइए कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था। तो ये मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत जो दिया था वो दिया था दोस्तों जे.एस. मिल साहब ने, ठीक है, जे.एस. मिल के द्वारा दिया गया था, जे.एस. मिल साहब के द्वारा दिया गया था। और जे.एस. मिल साहब के द्वारा दिया गया था मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, जिसे मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहा जाता है। और मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत देखिए, जीवन निर्वाह सिद्धांत जो टाटनाट ने बात किया था वो अलग है और जीवन स्तर सिद्धांत अलग है। जीवन स्तर सिद्धांत ये कहता है कि एक मजदूर को मजदूरी उतनी दीजिए कि वो जिस लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा है उस लाइफ स्टाइल को वो कैरी ऑन कर सके। मतलब जिस लाइफ स्टाइल को वो जी रहा है ना, उसी लाइफ स्टाइल को वो जीता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक श्रम की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है क्या उत्तर आ रहा है, ओके ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं अगेन कि एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है सर। एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है। और एक दिन मैं महामैराथन की क्लास लेकर के आने वाला हूं 5 घंटे की, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, मैं बताऊंगा, डेट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि एक टाइमिंग क्या रखी जाए, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। टाइमिंग चूंकि 7 बजे से जब क्लास में स्टार्ट करता हूं तो 5 घंटे की क्लास होती है, तो वो 12 बजे तक चली जाती है, 11 बजे तक चली जाती है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि या तो 5 बजे से कर दिया जाए या मॉर्निंग में 9 बजे से कर दिया जाए। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर कि एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है। वास्तविक मजदूरी क्या होता है भैया एक श्रमिक की, तो वास्तविक मजदूरी का मतलब ये होता है कि उस श्रमिक जो मजदूरी प्राप्त कर रहा है उससे
उसकी क्रय शक्ति क्या है। ठीक है, मतलब जो वो मजदूरी प्राप्त कर रहा है वो मजदूरी से वो कितनी वस्तुओं को क्रय कर ले रहा है, अर्थात एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होगा, उसकी आय की क्रय शक्ति। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न किया जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? चलिए बताइए भाई। मोहम्मद नफीस जी, आप क्लास जो है थोड़ा सा धैर्य से क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कैसे क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए ऐसा करते हैं ना, एक्चुअली क्या है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न किया जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? ये तो बहुत अच्छी सी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है ना कि मुद्रा जो है वो मानव जाति के लिए वरदान है। बिल्कुल ठीक है, मुद्रा के अगर जो आपके पास पैसा है तो आप उससे बहुत कुछ आनंद उठा सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जैसे कार खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, जा करके विदेशों में घूम सकते हैं, हर बहुत सारा काम कर सकते हैं। मतलब मुद्रा आपके लिए वरदान है। लेकिन अगर जो आप इसे नियंत्रित ना करें, ठीक है, तो ये विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाता है। जैसे देखिए कि जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा ब्लैक मनी का रखे रहते हैं, जब सीबीआई की रेड उनके ऊपर पड़ती है तो विपत्ति आती है कि नहीं आती है, उनके ऊपर आती है ना, विपत्ति पड़ती है ना उनके ऊपर। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रॉबर्टसन साहब ये बात बोलते हैं कि मुद्रा जो मानव के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न किया जाए तो वो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाता है। अगला, यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा कहते हैं। एक लाइन की बात मेरी सुनिएगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, आप भूल नहीं सकते हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। देखिए, यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा का मतलब क्या होता है? ऐसी मुद्रा जिसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर है। ठीक है, यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जिसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि पहले 1 रुपए के जो सिक्के होते थे ना, 1 रुपए के जो सिक्के होते थे वो काफी बड़े आते थे। लेकिन अब इस 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके, खास करके ये जो 1 रुपए का बड़ा वाला सिक्का था ना, इसको मतलब बांग्लादेश में ले जा करके, अब वो कौन करता था ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश में ले जा करके इस 1 रुपए के सिक्के को पिघला करके वो क्या कर रहे थे, 5 ब्लेड अर्थात पत्ती का 5 ब्लेड अर्थात पत्ती बना दे रहे थे। जिसे ब्लेड आप खरीदते हैं ना, ब्लेड खरीदते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपए है। लेकिन अब 1 रुपए से इसने 5 ब्लेड तैयार कर दिए, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपए की हो गई। तो जब हमारे देश का केंद्रीय बैंक इस बात को महसूस किया या इस बात को जब समझा, तो उसने 1 रुपए के सिक्के को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। 5 रुपए के सिक्के को उन्होंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा का मतलब यह होता है कि जब मुद्रा को पिघलाया जाए या मुद्रा को परिवर्तित भी किया जाए तो इसका मूल्य उतना ही हो जितना पहले था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पदार्थ मुद्रा। और यही कारण है दोस्तों कि पहले जो 1 रुपए के सिक्के बड़े बड़े आते थे अब छोटे हो गए, जो 10 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के बहुत मोटे मोटे आते थे वो छोटे हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है।
अगला प्रश्न, ठीक है, इजी सी बात है, बच्चों वाली, छोटे छोटे से बच्चों वाली। एक बात होती है दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको, मैं बता रहा हूं, मुलायम मुद्रा और दूसरा होता है दोस्तों कठोर मुद्रा, ठीक है, कठोर मुद्रा, ठीक है। तो एक होता है मुलायम मुद्रा, दूसरा होता है कठोर मुद्रा। तो कठोर मुद्रा का मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी पूर्ति जो होती है वो कम होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर की बात कर सकते हैं। अमेरिकी डॉलर जो है एक तरीके से कठोर मुद्रा का उदाहरण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी पूर्ति बहुत कम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कठोर मुद्रा। अब वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मुलायम मुद्रा, तो मुलायम मुद्रा में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन मुद्राओं की जो मांग होती है वो कम होती है, लेकिन इसकी पूर्ति जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की मुद्राओं को मुलायम मुद्रा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, तो आसानी से इसे क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो मुलायम मुद्रा से आशय ऐसी मुद्रा से है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसकी मांग बहुत कम होती है, लेकिन उसकी पूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा होती है। और वहीं दूसरी तरफ कठोर मुद्रा क्या होती है, कठोर मुद्रा का मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी पूर्ति बहुत कम है। जैसे डॉलर की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू अलग अलग होती है ना। अगर जो कोई 100 रुपए की वस्तु खरीद रहे हैं, तो या तो उसे आप 100 रुपए की नोट दें, या आप 10 रुपए की 10 नोट उसे दें, है ना। तो मुद्रा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है कि नहीं होती है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया। और देखिए मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं दोस्तों, जो लोग भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने का प्रयास न करिएगा। जितना मैं आपको एप्लीकेशन पे करा रहा हूं और जितना यूट्यूब पे करा रहा हूं, बस उतना कर लीजिएगा। मन करेगा तो नोट्स बना लीजिएगा, जो मन करेगा कर लीजिएगा, लेकिन जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस सारे कंटेंट को वहां पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हमारे द्वारा दोस्तों प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ तक कि करंट जो है वो आपके एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले भी मैं कवर करा दूंगा। तो सब कुछ कवर कराया जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी समस्या ये होती है कि वो क्या करते हैं कि वो 10 तरीके से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, देखिए जब आपका बेस तैयार है तो अच्छी बात है। जब आपको सारी चीजें आ रही हैं तो आप जितना चाहे उतना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जिस चीज को चाहे पढ़ते रहिए। लेकिन जब तक आपका बेस अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों किसी एक चीज को फॉलो करिए। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आपका बेस तैयार नहीं हो रहा है भैया, तब तक आप अगर जो कोई एक किताब रखे हैं तो उस किताब को आपको लगता है कि 2 दिन में हम पूरा पढ़ के इस किताब को खत्म कर सकते हैं, तो उस किताब को तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक सिलेक्शन लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज ये किताब पढ़ लिए, कल वो पढ़ लिए, परसों वो पढ़ लिए। ऐसा नहीं करना। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि अगर जो आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो आपको उन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट सब कुछ दिया जा रहा है। आप जितने यूट्यूब पे करवा ही दिया जा रहा है, तो कहां से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज निश्चित तौर पे कर सकते हैं। मैं ही कॉल रिसीव करूंगा आपका और मैं ही आपसे बात करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं क्या। तो देखिए मुद्रा की इकाई की वह क्रय शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, हर मुद्रा की एक क्रय शक्ति होती है ना। 10 रुपए में आपको एक चाय मिल जाएगा, ठीक है, 1 रुपए में एक चाय नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 रुपए की इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि वो एक चाय खरीद सके। ठीक है, फिर वही बात हो गई क्रय शक्ति, वस्तुओं की वह मात्रा जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के द्वारा क्या होता है, विनिमय के द्वारा प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है, डी बिल्कुल सही है। अगला कि राष्ट्रों के धनों के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की अधिक आवश्यकता है। किसने कहा कि आप राष्ट्र को ये मत देखिए कि राष्ट्र में कितना धन है। जैसे अगर जो भारत की बात करें तो
पूरे भारत में जो पैसा है, इस पूरे भारत के पैसा का जो 40% है ना, वो केवल और केवल पूरे भारत में जितना पैसा है उसका 40% भारत की कुल जनसंख्या के 1% लोगों के पास है। और इस 1% में कौन आ रहा है? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। तो कुल देश में जो पैसा है उसका 40% जो है वो कुल जनसंख्या के 1% लोगों के पास है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि आय की विषमता उत्पन्न हो जाएगी। तो आप ये मत देखिए कि हम 5 ट्रिलियन बन रहे हैं कि 10 ट्रिलियन बन रहे हैं। आप ये देखिए कि आपके देश में कितने लोग ऐसे हैं जो दरिद्र हैं। दरिद्र होने का मतलब क्या हो गया कि जो अभी भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए परेशान है, उनको रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। ए के अलावा कोई नहीं है, ए के अलावा कोई नहीं है, सभी लोग ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो ये है दोस्तों मायर और बाल्डविन के द्वारा ये बात कही गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही कि भैया देखिए, आप ये मत देखिए कि राष्ट्र के पास पैसा कितना है, आप ये देखिए कि उस राष्ट्र में गरीबी कितना है, उस राष्ट्र में बेरोजगारी कितना है, उस राष्ट्र में भूखमरी कितना है। अर्थात राष्ट्र के अंदर पैसा कितना है डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आपको ये देखना है कि लोग दरिद्र कितने हैं उस राष्ट्र में। और भारत में आप देखिए ना, भारत में अभी भी आधी जनसंख्या जो है वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए जूझ रही है। और भारत की कुल आय का 40% भारत की कुल जनसंख्या के मात्र 1% लोगों के पास है। तो कितनी बड़ी आय में विषमता देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध को दर्शाने का कार्य कौन किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों भाई? आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास आपकी है, तो निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना अच्छा सा प्रश्न है, कितना प्यारा सा प्रश्न है कि देखिए सर कि मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध सर्वप्रथम किसने दिया। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तब ये प्रश्न आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। आप कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कार्ल मार्क्स ने बोला था ना सर जी कि मजदूरी और लाभ में विलोम संबंध होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स साहब अपने दास कैपिटल नामक जो पुस्तक में बात बताते हैं, वो ये बताते हैं कि देखिए उत्पादन में दो पक्ष लगे होते हैं। एक होता है पूंजीपति और जो दूसरा होता है वो होता है मजदूर, या जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, तो पूंजीपति क्या करता है कि श्रमिकों का शोषण करता है, अर्थात इनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर इन्हें मजदूरी नहीं देता है। और ये श्रमिक जो हैं ये उत्पादन ज्यादा करते हैं लेकिन इनको कीमत बहुत कम दी जाती है। तो इसी श्रमिकों के शोषण के कारण ही पूंजीपति का लाभ जो होता है, पूंजीपति जो है वो श्रमिकों के शोषण के कारण लाभ प्राप्त करता है। अर्थात ये जितनी बड़ी मात्रा में मजदूरी कटौती करेगा उतना ही लाभ ज्यादा होगा। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? ये सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम ये बात कही गई थी एडम स्मिथ साहब के द्वारा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को कि किसने बोला कि मजदूरी और लाभ में विलोम संबंध होता है। सर्वप्रथम ये बात जो कही गई थी वो एडम स्मिथ साहब के द्वारा कही गई थी, लेकिन बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या जो करते हैं वो कार्ल मार्क्स साहब ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया और ये बताया कि देखिए भैया उत्पादन में दो पक्ष लगे होते हैं। एक होता है उद्यमी अर्थात पूंजीपति और दूसरा होता है श्रमिक जो उत्पादन करता है। तो ये जो पूंजीपति होता है ना वो श्रमिकों से उत्पादन कराता है लेकिन इनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर इन्हें मजदूरी नहीं देता है। अगर तो ये बहुत ज्यादा कीमतों का मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं तो इन्हें बहुत ही कम वो क्या करता है, मजदूरी देता है। तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहा है और जब पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहा है तो इसी के प्रतिफल के रूप में पूंजीपति को लाभ मिल रहा है। अर्थात
पूंजीपति जितना ज्यादा श्रमिकों का शोषण करेगा उतना ज्यादा ही उसे लाभ का अर्जन होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया था। अगला प्रश्न सर आपके सामने ये रहा, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या उत्तर आ रहा है? अभी हमने कुछ दिन पहले एप्लीकेशन पे इसको पढ़ाया था सर। निरपेक्ष सुलाभ का नियम किसने दिया? किसने दिया? एडम स्मिथ साहब हैं इसमें? हैं तो कहां पे हैं? 3 नंबर पे हैं। ठीक है, कारक अनुपात तथा व्यापार की अगर जो बात करें तो लियोन्तिफ साहब हैं। कहां पे हैं? यहाँ पे। प्रस्ताव वक्र मार्शल और एजवर्थ कहां पे हैं भाई? यहाँ पे हैं, दूसरे नंबर पे। उसके बाद अवसर लागत की बात किसने कही थी? हैबरलर ने बोली थी। तो आई होप कि आपने सुमेलित कर लिया होगा, 3 4 2 और 1 कर लिया होगा। ठीक कर लिया है। अगला, और जो लोग भी लाइक शेयर नहीं किए हैं, लाइक शेयर निश्चित तौर पे करते रहा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी दोनों क्लास एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे रोज होती है, केवल संडे को क्लास नहीं होती है, बाकी ईच एंड एवरी डे आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? इजी सी बात है भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, सपना सिंह जी, अभी जी, सतीश जी, भगवती जी, ज्योति जी, सदानंद जी, चंद्रजीत जी, तस्नीम जी, ठीक है, तानवी जी, ठीक है, राजन सिंह जी, ब्यूटी जी, नैना जी, अक्षय जी, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलिए, सबका नाम शायद न पढ़ पाऊं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय किसे जाता है? तो सबको पता होगा कि सर जी बर्टलिन ओहलिन को क्या बोला था इन्होंने? क्या बोला था बताइए कि 2 देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं? तो 2 देश आपस में व्यापार सापेक्षिक लागतों में अंतर के कारण करते हैं। ठीक है, सापेक्षिक लागतों में अंतर, अर्थात एक देश की लागत हो सकता है कि बहुत कम हो और एक देश की लागत बहुत ज्यादा हो। तो जिस देश की लागत बहुत कम होगी वो क्या करेगा? अब वस्तु को निर्यात करेगा, अर्थात अपने देश में उत्पादित करके दूसरे देश में ले जाकर के बेचेगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दिया था? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, सुल्ज साहब की बात हो रही है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। हाँ ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं बताइए। ए बी सी डी क्या बोल रहे हैं सर? डी सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। डी में ऐसा क्या है भाई? डी में ऐसा क्या है जो और अन्य किसी ऑप्शन में नहीं है? तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात। ठीक है, तो टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में कौन से अनुपात दिया? तो शिक्षा और श्रम का अनुपात कैसा है, शिक्षा और आय का अनुपात कैसा है और शिक्षा और निवेश का अनुपात कैसा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि भारत में लोगों का धारणीय स्वास्थ्य प्रबंध का सरोकार किससे है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धारणीय स्वास्थ्य प्रबंध की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो धारणीय विकास होता है दोस्तों, धारणीय स्वास्थ्य प्रबंधन का सरोकार किससे है? तो लोगों द्वारा वहन किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय पर सरकारी
अर्थ सहायता। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो इजी सी बात है, आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि भारत में लोगों का धारणीय स्वास्थ्य प्रबंध का सरोकार का मतलब ये होता है कि लोगों द्वारा वहन किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय पर सरकारी अर्थ सहायता। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अभिकथन दे दिया गया है और तर्क दे दिया गया है। अभिकथन दिया गया है और साथ ही साथ में क्या दिया गया है, तर्क दिया गया है। चलिए बताइए कि अल्प विकसित देशों में श्रम उत्पादकता के निम्न स्तर मौजूद होते हैं, क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो ये भौतिक पूंजी के अभाव के वजह से ऐसा होता है। चलिए बताइए, क्या एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं अगेन क्या? थोड़ा आराम से करिएगा सर, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आराम से करिएगा, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। बिल्कुल, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा? सी के अलावा कोई और? सब सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, सब सी वाले हैं, ठीक है, सब सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलिए देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में श्रम उत्पादकता के निम्न स्तर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, हमारे उत्पादकता का जो स्तर है वह निम्न है, क्योंकि श्रम में विशिष्टीकरण नहीं प्राप्त। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पे स्किल का अभाव होता है, कुशलता का अभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता कम पाई जाएगी, देयर इज नो डाउट। और यह भौतिक पूंजी के अभाव की वजह से होता है। तो क्यों भैया हमारे देश में श्रम उत्पादकता के निम्न स्तर मौजूद है? बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया श्रम की उत्पादकता कम है और ये भौतिक पूंजी के अभाव की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक है, क्यों भौतिक पूंजी के अभाव की वजह से ऐसा होता है? कमेंट करके बताइए। जितने सारे लोग सी बोल रहे हैं बात को समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। अल्प विकसित देशों में श्रम उत्पादकता में निम्न स्तर मौजूद हैं और ये भौतिक पूंजी के अभाव की वजह से होते हैं। भौतिक पूंजी के अभाव से कृषि में यांत्रिकरण नहीं आता है सर, भौतिक पूंजी के अभाव से आप कृषि में यांत्रिकरण नहीं आएगा, अर्थात नवीन तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या कर पाएंगे कि नवीन तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, नवीन तकनीक का नहीं प्रयोग कर पाएंगे। तो ये अलग बात होगी, ये श्रम के संदर्भ में बात हो रही है कि श्रम की उत्पादकता का स्तर निम्न है, लेकिन भौतिक पूंजी के अभाव की वजह से ऐसा होता है, ये बात आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि हमारे पास भौतिक पूंजी का अभाव है। तो जब भौतिक पूंजी का अभाव है तो इसका मतलब कि हम नवीन तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधा सीधी बात दोनों ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, एक बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन में निम्नलिखित में से कौन अप्रासंगिक है? यह प्रश्न जितना देखने में कठिन लग रहा है उतना ही आसान है कि बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था, मतलब ये बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था को और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली चलती है वो कैसे चलती है? वो चलती है मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। ठीक है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। तो जो पूंजीवादी देश होते हैं वहां पे उत्पादन पर सरकार का जो होता है वो कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बाजार में कीमतों का निर्धारण होता है और उसी कीमत पर एक उपभोक्ता जितनी चाहे वस्तुओं को क्रय कर सकता है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी सरकार द्वारा आर्थिक नीति, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है अप्रासंगिक। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं या जो बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था होते हैं, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रिया संचालित होगी वो सारी की सारी आर्थिक क्रिया मांग और पूर्ति के द्वारा संचालित होगी। अर्थात जो पूंजीपति होंगे उस देश में पहले वो देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में
किन किन वस्तुओं की मांग है और कितनी मांग है, और जब वो मांग देखेंगे तो उसी के अनुसार पे वो उत्पादन करेंगे अर्थात पूर्ति करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि जब कोविड आया तो उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वैश्विक मंदी आने वाली है। तो वैश्विक मंदी की बात क्यों चल रही थी, क्योंकि जो खास करके जो पूंजीवादी देश है ना, जब कोविड आ गया तो सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, बाजार ध्वस्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब मांग कम हो गई तो ये जो पूंजीवादी देश थे ना, उन्होंने जब मांग ही कम हो गया तो अपने उत्पादन के स्तर को कम कर दिया अर्थात पूर्ति को कम कर दिया। तो जब मांग व पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम स्तर पर चला जाता है तभी तो हम बोलते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान हो जाएगी। तो यही मेन कारण था कि हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि वैश्विक मंदी देखने को मिले। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना का नया नाम क्या दिया गया। अब इस प्रश्न को मैं बहुत बार बताया हूं, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत संख्या ज्यादा है आज, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है। तो निवेदन है कि इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है कि अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना का नाम क्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये जो जवाहर रोजगार योजना था ना दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? किसी को पता है? किसी को पता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो कब होती है? 90 में होती है, 1990 में होती है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। लेकिन इसे 1999 में इसका नाम बदल दिया गया और 1999 में इसका जो नाम रख दिया गया वो रख दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था कि रोजगार का सृजन किया जाए, ठीक है, अर्थात लोगों को क्या किया जाए? रोजगार दिया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, आसान सी बात है कि जवाहर रोजगार योजना जो वित्तीय वर्ष 1989 से 1990 तक जो वित्तीय वर्ष था, एक वर्ष होता है ना वित्तीय वर्ष, तो इस वित्तीय वर्ष में ही जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य था रोजगार का सृजन करना था। लेकिन इसका नाम बदल दिया जाता है 1999 में और इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में जाने जाना लगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार क्यों आर्थिक सहायता देती है भाई हम लोग को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, वहां पे लाइव क्लास होती है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको वहां पे नोट्स भी दिए जा रहे हैं। लाइव क्लास होती है, इन केस लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं कॉल करके, ठीक है। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने वाली है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी बोल रहे हैं सभी लोग। डी क्यों बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन बहुत बड़ा है तो इसीलिए डी बोल देंगे, है ना? बोल देंगे क्या ऐसा? चलिए सर बताइए डी क्यों बोल रहे हैं? सरकार द्वारा आर्थिक सहायता क्यों दी जाती है? तो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता इसलिए दी जाती है क्योंकि आवश्यक उत्पादों को निर्धन लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए, अन्यथा यदि उसके मूल्य बाजार पर निर्धारित किए जाएंगे तो वे लोग जो होंगे उनका मूल्य नहीं चुका पाएंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है ना कि भैया हम 5 रुपया हम 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देंगे, चावल देंगे, या 2 रुपया प्रति केजी के हिसाब से गेहूं देंगे। तो इट मीन्स की सरकार
उन लोगों तक क्या कर रही है कि वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, जो मतलब खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। अगर जो इस खाद्यान्न का मूल्य बाजार की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होगा तो बहुत सारे लोग इसका उपभोग करने से वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराती है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? चलिए सर बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। अमीषा चौहान जी, ठीक है, फरीन फातिमा जी, लाल बहादुर जी, अभिषेक जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, धीरज पांडे जी, वृष्टि जी, ब्यूटी जी, तस्नीम खान जी, रीता कश्यप जी। चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। अभी चौधरी जी, अरुधति देवी जी, ठीक है, ब्यूटी जी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था भैया? आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं? सी, सभी लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, क्यों किया गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। क्यों हुआ था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था और इस परिषद में कौन कौन थे, आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया। चलिए ठीक है, आर्यन कुमार जी, सुमन कुमारी जी, राजकुमार प्रजापति जी, धीरज जी, कुणाल जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, और मुझे इरिटेट मत करिए, ठीक है? आपको ये लगता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि एक दो मैसेज कर देंगे सर जी इरिटेट हो जाएंगे। सर जी इरिटेट नहीं होंगे, सर जी मजे लेकर के ब्लॉक कर देंगे, फिर रोते रहिएगा, जाके दूसरी आईडी बनाते रहिएगा कि दूसरी आईडी बनाएंगे फिर चलेंगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे मुझे इरिटेशन होने वाला नहीं है, 1 सेकंड लगेगा ब्लॉक हो जाएंगे, है ना? तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ने आए हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर कि भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत को बताया था? तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने बताया था? तो भाई दादा भाई नौरोजी ने बताया था। क्या बोला था? बोला था कि ये जो ब्रिटिश है ना, ये जो अंग्रेज है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये भारत के जो कच्चे माल हैं उसको अपने देश में लेकर के जा रहे हैं, ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं, और वहां पे उनके पास टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो भारत के कच्चे माल का प्रयोग करके विश्व के अन्य बाजारों में बेच करके अप्रत्याशित लाभ कमा रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना लाभ कमा रहे हैं, है ना? तो यही आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया दादा भाई, ठीक है? दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया? आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया, और उन्होंने ये बोला कि देखिए भैया, जो अंग्रेज है ना वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, और वो अत्याचार इस रूप में कर रहे हैं कि हमारे पास जो कच्चे माल हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कपास हो गया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे और भी बहुत सारी चीजों का वो लोग क्या करते थे, अपने देश में ले जा। जब भारत गुलाम था तब की बात ये हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते थे कि भारत के पास जो प्राकृतिक संसाधन थे उसको अपने देश में ले जाते थे, वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उत्पादन करते थे, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन करके वो क्या करते हैं, विश्व के अन्य सभी बाजारों में बेचते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी ला करके बेचते थे। इसीलिए क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि भैया अंग्रेज हमसे ही लेके जा रहे हैं कच्चे माल और उत्पादित करके हमें हिला करके चिपका दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके कपड़े को जलाइए, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करिए। तो इसी कारण से स्वदेशी आंदोलन आया। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए तो
पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज प्रोग्राम को बदल दिया गया था? बताइए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बदल करके फिर इसका नाम क्या रख दिया गया सर? तो तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम था, इसके बाद इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से जाना जाने लगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नरेगा किससे संबंधित है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उद्देश्य क्या है भाई? नरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सुनिश्चित रोजगार देना। भैया कम से कम 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा, 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, थोड़ा आराम से देख लीजिएगा इस बात को। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब आता है भाई? ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब आता है? किस वर्ष आता है? किस वर्ष आता है सर? तो ये आता है 2005 में। कब आता है? 2005 में। और यही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। कब कब होती है? ये होती है 2006 में। कहां पे होती है? किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी को 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? मनरेगा। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा रख दिया गया। तो 2006 में जब ये शुरुआत हुआ था तो नरेगा था, लेकिन 2009 में ये मनरेगा हो गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहां पे होती है? इसकी शुरुआत 2006 में आंध्र प्रदेश के अल्लूर जिले में होती है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सुनिश्चित रोजगार से। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? कहा गया कि भैया 100 दिन का रोजगार हम आपको देंगे। तो ये वाली बात जो मैं आपको बताया हूं, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो आता है वो 2005 में आता है, और इसी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नरेगा की जो स्थापना होती है 2006 में होती है। और 2006 के बाद जब 2009 का समय आता है तो इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया जाता है, और इसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करवाया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईच एंड एवरी डे हमारी क्लास होती है। बिल्कुल ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि वर्तमान में विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक कौन है? विकसित देश की बात हो रही है। विकसित देश कौन है भाई? अमेरिका है, विकसित है कि नहीं है? इंग्लैंड है, विकसित है कि नहीं है? तो अमेरिका इंग्लैंड क्या है? ये विकसित है। और भी बहुत सारे देश जो हैं वो विकसित। तो जो विकसित देश होते हैं वो क्यों विकसित होते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। वो आधुनिक समय में नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी की वो खोज करते हैं। ठीक है, तो एक कोई देश विकसित है कि नहीं है, तो इस बात को देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि उस देश की टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो विकसित है। अगला प्रश्न, टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना जो है वो भारत से आगे है कि नहीं है?
टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना भारत से आगे है कि नहीं है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत जो है वो चाइना के नाक में दम किया रहता है। बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग बोलते हैं कि भारत जो है वो चाइना को कंट्रोल किए है। चाइना, ये बात दोस्तों सही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना भारत से बहुत आगे, थोड़ा नहीं बहुत आगे। जो मोबाइल फ़ोन आप 5,000 में नहीं बना पा रहे हैं, वही मोबाइल फ़ोन वो 1,000 रुपये में आपको भारत ला करके बेच दे रहा है, भारत में ला करके दे रहा है। उस पर आप टैक्स प्रशुल्क भी लगा रहे हैं, तो बहुत आगे है वो हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था भैया? बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं सभी लोग क्या, 25 दिसंबर 2000 को। उस दिन किसका जन्मदिन था, याद है? किसी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका जन्मदिन था 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुआ था और इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो क्षेत्र शहरों से, जो एरिया शहरों से दूर है, मतलब जो दुर्गम क्षेत्र हैं या जो पहाड़ी इलाका है या जो ग्रामीण इलाका है, उनकी जनसंख्या अगर जो 500 से ज्यादा है, मतलब शहर से दूर जो क्षेत्र है, वो हो सकता है कि पहाड़ी एरिया हो सकता है ग्रामीण एरिया हो सकता है कोई दुर्गम क्षेत्र हो, तो अगर जो वहां पे 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन गांवों को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा शहरों से। इन गांवों को शहरों से कनेक्ट किया जाएगा, किसके माध्यम से? सड़क बनवा करके। और आपने जरूर देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारा बोर्ड लगा होता है आपके, जब आप गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे सड़कों पे बोर्ड लगा रहता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। तो ये सब प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ही बनता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। क्या उत्तर आ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कब हुआ? चलिए भाई, लाइक शेयर नहीं किए हैं आप लोग, लाइक और शेयर करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, जितने लोग लाइव होते हैं उतने लोग भी लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो निवेदन है कि लाइक और शेयर करते रहिए। बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया। कब लागू किया गया सर? अभी तो बताया कुछ देर पहले कि सर जी 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। अगला, पोषणीय विकास की परिभाषा क्या होती है, जिसे पोषणी विकास या संपोषणी विकास बोला जाता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ये इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, छोटे से बच्चों वाली बात है। तो पोषणी विकास या संपोषणी विकास का मतलब ये होता है कि विकास का एक प्रकार जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, परंतु भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को अनदेखा न करे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को वायु जो है वो स्वच्छ रखना है, हम लोग को जल स्वच्छ रखना है, क्योंकि आज अगर जो हम वायु प्रदूषण और अन्य प्रकार के प्रदूषण कर देंगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो हमें क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज क्या हमको देके गए, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम अपने विकास को तो देखते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि कहीं आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसे नुकसान ना हो, पर्यावरण की कहीं क्षति ना हो। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है? अभिकथन और कारण, चलिए बताइए सर, अभिकथन और कारण क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? अभिकथन और कारण, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभिकथन और कारण क्या बोल रहे हैं कि कम विकसित देशों की
विकसित देशों पर निर्भरता उनके अल्प विकास का मुख्य कारण है। क्या ये बात सही है? और यह धनी गरीब देशों के संबंध की अत्यधिक असमान अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद व्यवस्था के ऐतिहासिक उद्विकास के कारण हुआ है। थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है सर, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है और आराम से इस प्रश्न को करिए, ठीक है? अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है, अभिकथन और कारण, अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया कि कम विकसित देश की विकसित देशों पर निर्भरता उसके अल्प विकसित होने का कारण है। क्या ये बात सही है सर? किस तरीके से इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं? कैसा इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं? एक देश जो है वो कम विकसित है, ये बात इस बात पे डिपेंड करता है क्या कि विकसित देशों के साथ उसकी निर्भरता होती है? हमारी निर्भरता है क्या विकसित देशों पर? भारत की निर्भरता है क्या विकसित देशों पे? अमेरिका से कौन कौन सी वस्तुओं का आयात हम लोग करते हैं? विलासिता की वस्तुएं मंगवाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मंगवाते हैं। ये बात गलत है सर, बिल्कुल ठीक है। ये क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है? ये डजेंट मैटर होता है, ये कोई बात, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वो विकसित देश पे निर्भर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अल्प विकसित देश इसलिए अल्प विकसित है क्योंकि वो विकसित देशों पे निर्भर होते हैं। ये गलत हो जाएगा भैया, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो ये बात तो गलत हो जाएगी। और उसके बाद यह धनी गरीब देशों के संबंधों की अत्यधिक असमान अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद व्यवस्था के ऐतिहासिक उद्विकास के कारण हुआ है। तो ये भी बात गलत हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि दोनों बात सही गलत है, ए और आर दोनों गलत है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों अगर जो अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिए और कहीं भी जाइएगा नहीं। आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में प्रत्येक दिन दोस्तों आपकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास होती है, इन केस लाइव क्लास नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप समय समय पे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप समय समय पर टेस्ट दे सकें और इस बात का इवैल्यूएशन कर पाएं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और जहां पे भी गलती कर रहे हैं जहां पे भी आप गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी आपको
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती के अंतर्गत देखने को मिलते हैं और करंट की भी क्लासेस दोस्तों देखने को यहाँ पे आपको मिल जाती है। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, कहीं भी जाइएगा नहीं। एक बात मुझे कहनी है, ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होने वाली है। अर्थात अगर जो एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो आगामी कोई भी जो परीक्षा आएगी, जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो आपको अलग अगले बैच में ऑटोमेटिक ऐड कर लिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड में जेट की परीक्षा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSB और अन्य सभी बैचेज उपलब्ध हैं। और हर बैच में आपको दोस्तों एक रणनीति के तहत सारे कंटेंट को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एडमिशन ओपन है, केवल और केवल 2000 रुपये फीस है, आप फीस पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। जो अभी हमारा जो नया बैच प्रारंभ हुआ है उसमें दोस्तों आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिल जाएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच आपको देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट का आपको बैच देखने को नया बैच मिल जाएगा। आपको साथ ही साथ दोस्तों बिहार में TRE 3 और 3.0 और 3.4 के लिए बैच देखने को मिलेगा और झारखंड में दोस्तों आपको जेट के लिए और मध्य प्रदेश में सेट के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मिलते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि इधर उधर की बात मत करिए, ठीक है, इधर उधर की बात मत करिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो शब्द मैं अपने मन से नहीं बोलना चाहता हूं या जिस तरीके की बात मैं नहीं करना चाहता हूं उस तरीके की बात के लिए आप मुझे मजबूर ना करिए। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं यहाँ पे क्लास लेने आता हूं और मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को अनुभव किया है कि मेरे लिए हर व्यक्ति, सभी लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी के आते हैं, सभी लोग मेरे लिए एक जैसे हैं। सभी लोगों से चीज़ें मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये शब्द बोलने से ही दोस्तों कतराता हूँ, क्योंकि किसी भी शिक्षक को या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर जो वो क्या बोलते हैं कि किसी भी आधार पे भेदभाव का शब्द कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो ये एक तरीके से क्या है कि बहुत गंदी बात। और हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भैया हम बहुत यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी एक ही समाज से आकर के पढ़ता है, हर समाज से आकर के लोग पढ़ते हैं और एक बढ़िया सा माहौल क्रिएट हुआ है। और इस क्रिएट को जो बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसे कल से बख्शा नहीं जाएगा, कल मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई थी मेरे क्लास में, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति ने इस क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। तो बस इतना आप समझिए कि भैया कोई किसी का है नहीं, बस आप अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। कोई भी सरकार किसी भी तरीके की चीजें हैं वो आपको सब कुछ ला करके आपके घर में नहीं दे देगी। चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करेंगे, किसी के भी सपोर्टर हैं, भैया ठीक है, आप अपना अगर जो सपोर्टर हैं तो सपोर्ट करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास को आकर के डिस्टर्ब करिए। और अगर जो आप ऐसा करते हैं तो कल से मैं तो मतलब देखिए, मैंने जिस दिन टीचिंग प्रारंभ किया था ना, उस दिन ही मैंने ये प्रण लिया था कि मुझे इन सारी बातों पे नहीं पढ़ना है, मुझे इन सारी बातों को बोलना ही नहीं। बहुत सारे टीचर हैं जो इन सारी बातों को बोल करके टीआरपी गेन करते हैं और उनका वीडियो भी वायरल होता है, लेकिन हमारी नज़र में शिक्षक वो नहीं होता है जो किसी भी आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव करे या डिस्क्रिमिनेशन करे, ठीक है। तो जो शिक्षक होता है उसके लिए सभी स्टूडेंट हैं, सभी एक समान है, सभी एक बराबर है, ठीक है। और हमें समाज के हर कम्युनिटी से समान रूप से सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है और हमें बहुत ज़्यादा सबसे सहयोग मिला है, ठीक है।
तो मैं उस शब्द का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, पहले भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया हूं, आगे भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं आगे से ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।